हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अदन की खाड़ी में लाइबेरियन शिप पर ड्रोन अटैक। भारतीय नौसेना ने फिर दिखाई जांबाजी, 23 लोगों को बचाया। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना की होने लगी चर्चा। साथ ही साथ आपको बताएंगे शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही नेशनल असेंबली में भारत की जय जयकार। इमरान के नेता ने क्या कह दिया जो हो गया वायरल। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां लाल टोपी जैद हामिद क्यों बौखलाया दोस्तों, कहने लगा पाकिस्तान में होगा गजवाए, हिंद मुसलमान देशों को मिटा देंगे। बताएंगे दोस्तों इसके बयान के पीछे का कारण। साथ ही साथ आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जहां पर किस राज्य में कौन सी पार्टी के जीतने की है संभावना। हिमाचल तक की सारी खबरें आपको बताएंगे। बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अदन की खाड़ी में लाइबेरियन शिप पर ड्रोन अटैक। भारतीय नौसेना ने फिर दिखाई अपनी जांबाजी, 23 लोगों को बचाया है दोस्तों। दरअसल बीते कुछ वक्त से समुद्री रास्ते पर आने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। लाल सागर में हुती विद्रोही अलग अलग व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब लाइबेरियन जहाज अदन की खाड़ी में ड्रोन हमले की चपेट में आ गया है, जिसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए भारतीय नौसेना ने एक बार फिर जांबाजी दिखाते हुए शिप पर सवार 13 भारतीयों सहित 23 लोगों को सकुशल बचाया है। भारतीय नौसेना ने सोमवार को अदन की खाड़ी में हमले के बाद चालक दल के 23 सदस्यों को ले जा रहे लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज को बचा लिया है। मंगलवार को नौसेना ने बताया कि अदन से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में पार कर रहे जहाज में 4 मार्च की शाम को ड्रोन या मिसाइल हमले के कारण आग लगने की सूचना मिली थी। आपको बता दें कि हुती विद्रोही बीते 4 महीने में कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बना चुके हैं और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने जहाज को बचाया हो, जहाज में सवार लोगों को बचाया हो। इससे पहले भी काफी टाइम भारतीय नौसेना ने हुतियों से लोगों को बचाया है। वैसे में भारतीय नौसेना को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलेगा और साथ में जय हिंद जय भारत कह दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही नेशनल असेंबली में भारत की जय जयकार। इमरान के नेता ने क्या कह दिया जो हो गया वायरल। आपको बता दें पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए। सरकार बनने के बाद नेशनल असेंबली का सत्र चलना भी शुरू हो गया। यहाँ पीटीआई के नेता गौहर खान ने पीएम शहबाज के ऊपर अपनी जमकर भड़ास निकाली है और पड़ोसी मुल्क भारत से सीख लेने तक की सलाह दे दी है। दरअसल विभागों के बंटवारे के दौरान सबको खुश करने के लिए शहबाज ने कुछ विभाग बढ़ाकर बांटे हैं। इसी मुद्दे पर गौहर ने मौजूदा सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने और चलाने के लिए हमें भारत से सीख लेने की आवश्यकता है। पीटीआई नेता ने कहा कि शरीफ परिवार का एकमात्र लक्ष्य अपना पेट भरना और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का है। बिना किसी जरूरत के विभाग बढ़ाकर लोगों के बीच बांटे गए हैं। गौहर खान ने शहबाज शरीफ को टारगेट करते हुए कहा कि मैं आपको भारत की मिसाल देता हूं। भारत की जनसंख्या 1971 में करीब 54 करोड़ थी। मौजूदा समय में वहां की जनसंख्या 140 करोड़ है। वहां 1971 में लोकसभा की सीटें जितनी थी, आज 140 करोड़ की आबादी होने पर भी उतनी ही सीटें हैं। जी हां, आगे उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भारत ने सीटें नहीं बढ़ाई। वो अपनी जनता के लिए पैसा बचाना चाहते हैं। सीटें बढ़ाने और ओहदे बांटने पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। मौजूदा समय में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लोग उन्हीं सीटों पर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में अगर ओहदे ना बांटने हो और अपने लोगों को एडजस्ट ना किया जाए तो लोकतंत्र आगे बढ़ती है, लेकिन फायदे की सोच रखी गई तो देश की तरक्की में अवरोध उत्पन्न होगा। ऐसे में दोस्तों गौहर खान ने वाकई में बहुत बढ़िया और अव्वल नंबर का एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, भारत का एग्जाम्पल। अब देखना यह होगा कि शहबाज शरीफ गौहर खान के उस सलाह को मानते हैं या नहीं, या फिर अपना पेट या फिर अपना फायदा देखते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय बता दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत के खरीदते ही दुनिया में राफेल की बढ़ी मांग। दसॉल्ट एविएशन को अब सांस लेने की फुर्सत नहीं। जी हां, दुनिया में दसॉल्ट एविएशन के राफेल लड़ाकू विमानों की मांग आसमान पर है। हर सक्षम देश अपनी वायुसेना में इस लड़ाकू विमान को शामिल करने का ख्वाब देख रहा है। राफेल एक 4++ जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो परमाणु हमला भी कर सकता है। एक ब्रिटिश थिंक टैंक के अनुसार फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान इतना लोकप्रिय हो गया है कि निर्माता मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। थिंक टैंक के अनुसार इसका उन देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जो यूक्रेन और मध्य पूर्व में संघर्षों के बीच अपनी वायुसेना का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जो रूसी या अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़े राजनीतिक तनाव से बचना चाहते हैं। भारत ने भी फ्रांस की इस कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की है। नेक्स्ट खबर बताते हैं, चीन की दुखती रग पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने बोला हमला। शिनजियांग मुस्लिम तिब्बत पर घेरा, चीन को तो भड़क गया ड्रैगन। बता दें तिब्बती और उइगर मुस्लिमों के साथ
अमानवीय व्यवहार कर रहे चीन पर अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चीफ वोल्कर तुर्क ने तीखा निशाना साधा है। वोल्कर ने कहा कि चीन शिंजियांग और तिब्बत इलाके में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने चीन की शी जिनपिंग सरकार से तत्काल अपनी नीतियों को बदलने के लिए कहा है। इससे पहले तुर्की पर यह आरोप लगा था कि वो मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ खुलकर बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है। वोल्कर ने चीन से अस्पष्ट यानी अनक्लियर अपराधों के लिए अरेस्ट किए गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग की है। वोल्कर ने शिंजियांग और तिब्बत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों और प्रथाओं को मानवाधिकार संस्थाओं की सिफारिशों के मुताबिक बदलाव करके लागू करने का भी आह्वान किया। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के इन आरोपों पर चाइना भड़क गया है। चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो चरमपंथ का मुकाबला करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है। और भी डिफेंड में बातें कही है दोस्तों चाइना ने। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें अगली बड़ी खबर, जहां लाल टोपी जैद हामिद क्यों बोराया, कहा पाकिस्तान में होगा गजवाए हिंद, मुसलमान देशों को मिटा देंगे। बता दें पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद ने गजवाए हिंद को लेकर जमकर जहर उगला। इस बार उसके निशाने पर मुसलमान देश हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान की तरह बर्बादी की दहलीज पर नहीं खड़े हैं। सऊदी अरबिया जैसा कट्टर इस्लामिक देश भी अब मॉडरेट इस्लाम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मुसलमान देशों की कट्टर इस्लाम से बढ़ती दूरियों को देखते हुए जैद हामिद ने खलीफा शासन लागू करने की मांग की। उसने कहा है कि गजवाए हिंद की शुरुआत पाकिस्तान से होगी और सभी इस्लामिक देशों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने क्लियर कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को नष्ट होना होगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत से दोस्ती करने को बेचैन तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन आर्मेनिया और साइप्रस भी एक साथ। जी हाँ, भारत की बढ़ती ताकत का लोहा पूरी दुनिया अब मान रही है। हमारे खबर के माध्यम से आपको यह बात तो अंदाजा लगी पा रहा होगा दोस्तों कि कैसे आज भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आज सिर्फ अमेरिका या रशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश भारत के साथ दोस्ती की चाहत लिए बैठे हुए हैं। इसमें यूरोप का ऐतिहासिक देश ग्रीस भी शामिल है। ग्रीस की अपने पड़ोसी तुर्की के साथ पुरानी दुश्मनी है। 2 साल पहले दोनों देश भूमध्य सागर में द्वीप को लेकर युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में ग्रीस को भारत के रूप में एक ताकतवर दोस्त दिखाई दे रहा है। भारत को भी मध्य पूर्व और यूरोप में ग्रीस जैसे दोस्त की आवश्यकता है जो पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को काबू में रख सके। यही कारण है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की नींव डाली। जी हाँ, ग्रीस के रक्षा मंत्री निको आलोस इंडियास ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के बीच सफल त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग स्थापित किया है। हालांकि फ्रांस और भारत के साथ अन्य त्रिपक्षीय या चतुर्भुज संबंध भी हो सकते हैं। अगली खबर बता दें, इमरान खान की पार्टी का शहबाज सरकार पर करारा हमला, 10 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हाँ, शहबाज सरकार बनते ही दूसरी ओर इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ ने शहबाज सरकार पर निशाना साधा। शहबाज सरकार को फर्जी सरकार करार दिया। साथ ही चुनावी धांधली और शहबाज सरकार के विरोध में 10 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा भी की है। साथ ही साथ आपको बता दें एक और खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शहबाज शरीफ को बधाई दी। भारत और पाकिस्तान में क्या फिर होगी दोस्ती? दरअसल क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई संदेश भेजा है ट्विटर के माध्यम से। पीएम मोदी ने यह बधाई संदेश तब भेजा है जब शरीफ ने पाकिस्तान के पीएम पद संभालने के बाद कश्मीर को लेकर जहर उगला था। तब ये कयास लगने लगे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कभी कम होने वाला नहीं है। लेकिन पीएम मोदी के बधाई संदेश के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने वाली है? आखिर विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं आपको बता दें। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN का रुख भले ही भारत से रिश्ते जोड़ने पर सकारात्मक है, लेकिन यह बात भी सच है कि शहबाज शरीफ कई पार्टियों के साथ जोड़ तोड़ की सरकार चला रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते जोड़ने में यह सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान की राजनीति में भारत विरोध का मुद्दा अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में शहबाज शरीफ को भारत से बातचीत के मुद्दे पर दूसरे सहयोगियों का साथ मिलना मुश्किल है और वे रिस्क भी नहीं उठाना चाहेंगे। उसके मुकाबले भारत में मजबूत सरकार रखने वाले पीएम मोदी के लिए यह रिस्क उठाना आसान होगा। जी हाँ, आपको क्या लगता है दोस्तों? विशेषज्ञ की राय तो हमने आपको बता दी, आपकी क्या राय होगी इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, श्रीलंका को भारतीय पावर ग्रिड से जोड़ने की पहल, अरबों डॉलर की परियोजना अधिकारी ने कही यह बात। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच नया रिश्ता कायम हो सकता है। दोनों देशों के बीच समुद्र के अंदर बनने वाली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नए संबंध स्थापित होंगे। दरअसल श्रीलंका को भारतीय पावर ग्रिड से जोड़ने की तैयारी हो रही है। दोनों देश 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे हैं। ये लाइन समुद्र के अंदर बनाई जा रही है। श्रीलंकाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के मकसद से श्रीलंका की बिजली आपूर्ति को भारत से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, आबादी में भारत को पीछे करने की तैयारी में है चाइना। पीएम ली कियांग ने बजट 2024 में किया बड़ा
बड़ा ऐलान। दरअसल चीन भारत से सबसे अधिक आबादी वाले देश का ताज छीनने की तैयारी में है। इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने नए बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में अपनी पहली रिपोर्ट में 7.2% सैन्य खर्च वृद्धि के साथ 5% के आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मंगलवार को प्रकाशित 2 सरकारी रिपोर्टों में देश की आबादी बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता का जिक्र है। पहली रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे पैदा करने के बाद माता पिता के लिए छुट्टियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट नियोक्ता भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल और लालन पालन में समर्थन देंगे। सरकार की तरफ से भी बच्चों के देखभाल को लेकर अनुदान दिया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग लाख कोशिश कर रहे हैं भारत से ये ताज खींचने की, ताज छीनने की, और चीन अपने आप को सबसे आबादी घनत्व वाला देश बताना चाहता है, इसीलिए इन तैयारियों में जुट गया है। अगली खबर बता दें, प्रशांत क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड मिलकर बनाएंगे रणनीति। भारत दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री विस्टर्न पीटर्स। जी हाँ, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया ही नहीं न्यूजीलैंड भी भारत के लिहाज से काफी अहम है। दोनों देश आपसी द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर करने के साथ ही प्रशांत महासागर में भी साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ न्यूजीलैंड के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अगले सप्ताह भारत, इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा करेंगे। भारत में वो 10 से 13 मार्च तक अहमदाबाद और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। अहमदाबाद में श्री पीटर्स गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, मॉरिशस में महाशिवरात्रि उत्सव दौरान लगी आग, जिंदा जल मरे 6 हिंदू श्रद्धालु। बता दें बुरी खबर, मॉरिशस में रविवार को महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान लगी आग के कारण भगदड़ मच गई और इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शिवरात्रि की झांकी ले जा रही लकड़ी और बांस की गाड़ी अचानक बिजली के तारों के संपर्क में आ गई, जिससे झांकी में आग लग गई और 6 हिंदू श्रद्धालु जिंदा जलकर मर गए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये दिल दहला देने वाली खबर थी। नेक्स्ट खबर बता दें, सियोल में भारतीय प्रवासियों से बोले विदेश मंत्री, कहा देश से बाहर रहना हमेशा आसान नहीं होता। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी 3 दिनों के एशिया के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वे दक्षिण कोरिया और भारत के बीच 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सियोल पहुंचे। यहाँ जयशंकर जी ने दक्षिण कोरिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। सियोल में भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने देश की प्रगति में उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि अपने देश से बाहर रहना हमेशा आसान नहीं होता। जो लोग विदेश में रहते हैं वे जानते हैं कि उनके दिल और दिमाग का एक बड़ा हिस्सा हमेशा भारत में रहता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जंग में पुतिन को सबसे बड़ा नुकसान, अरबों कीमत के वॉरशिप को यूक्रेन ने पल भर में कर दिया खाक। बता दें, यूक्रेन और रशिया के बीच जंग हर दिन खतरनाक रूप लेती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में पश्चिम देशों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने युद्ध में यूक्रेन को मदद जारी रखी तो वे उनके घरों में घुसकर हमला करेंगे। इस बीच यूक्रेन ने महायुद्ध के बीच पुतिन को बड़ा झटका दिया है। अरबों की कीमत के रूसी वॉरशिप को यूक्रेन की सेना ने काला सागर में मार गिराया। अगली खबर बता दें, भारत ने यूएनएचआरसी में फिर पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा दुनिया की आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के कई मंचों पर खरी खोटी सुनाई है और उसकी असलियत को उजागर किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भी पाकिस्तान पर करारा हमला बोला और उसे दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री करार दिया है। यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि उसे अपने बेहद खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की वैश्विक पहचान दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री के रूप में बन गई है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री कौन सी देश है तो आप क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, भारत से दुश्मनी और चीन से सैन्य मदद, मौजूद सरकार के नए कदम से ड्रैगन के जाल में फंस जाएगा मालदीव। बता दें, भारत और मालदीव के संबंध में उतार चढ़ाव के बीच मालदीव और चीन की करीबियां भी बढ़ रही हैं। दोनों देशों के बीच 2 सैन्य समझौते हुए हैं। ये समझौते इन मुल्कों के द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय है, वो भी ऐसे समय में जब मालदीव के संबंध भारत के साथ लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री गसन मोमून और चीन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल झांग बाओविन के बीच इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, नैरोबी नेशनल पार्क के ऊपर बड़ा हादसा, 40 यात्रियों को ले जा रहे 2 विमान हवा में ही टकरा गए। जी हाँ, नैरोबी नेशनल पार्क के ऊपर बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार 40 यात्रियों को ले जा रहे 2 विमान हवा में टकरा गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने मंगलवार को कहा कि नैरोबी नेशनल पार्क के ऊपर 2 विमान हवा में टकराए। इसमें छोटा विमान पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल 44 लोग सवार थे। अगली खबर बता दें, हरियाणा से खबर, एसटीएफ में तैनात जवान की गोली मारकर हत्या, कनपट्टी के पास लगी गोली, कार में मिली लाश। जी हाँ, हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खबर झज्जर के क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, जहां हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश झज्जर में उसी
जबकि कार के अंदर मिली उसके बगल में ही पिस्टल भी पड़ी थी। हत्या किसने की फिलहाल कोई पता नहीं लग सका है। साथ ही साथ बता दें, कांग्रेस सरकार आई तो मोदी को जान से मार दूंगा, मोहम्मद रसूल ने दी धमकी। तलाश में जुटी कर्नाटक पुलिस। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी मोहम्मद रसूल कद्दारे के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मोहम्मद रसूल ने सोमवार को धमकी देते हुए एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में उसने कथित तौर पर कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी को जान से मार दूंगा। वीडियो में शख्स तलवार लिए नजर भी आ रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रसूल कद्दारे को पकड़ने के लिए हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस तरह के बयानबाजी करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की जयशंकर जी की जमकर तारीफ। आखिर किस बात को लेकर की उनकी सराहना, बता दें। रशिया और भारत पारंपरिक मित्र हैं। रशिया ने कई मौकों पर भारत की प्रशंसा की है। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान पुतिन ने भारत को अपना पारंपरिक दोस्त बताया था और पीएम मोदी की तारीफ की थी। तो वहीं एक बार फिर विश्व युवा मंच में रशिया ने भारतीय विदेश मंत्री की प्रशंसा की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि किस तरह उनके दोस्त जयशंकर ने पश्चिमी देशों की अपनी तर्कों से बोलती बंद कर दी थी। अगली खबर की बात करें, जहां 5 करोड़ के नोटिस के बाद बदले पाकिस्तानी गुलाम हैदर के सुर। कहा, सीमा हैदर से अब खून के आंसुओं का बदला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बयान है सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति के। गुलाम हैदर ने कहा है कि अब उसको बच्चों को वापस मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। गुलाम हैदर ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अब तक वो बच्चों के लिए खून के आंसू रोता रहा है, लेकिन अब इसका बदला लिया जाने का वक्त आ गया है। गुलाम ने सीमा हैदर को लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद ये बात कही है। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, अभी हुए लोकसभा चुनाव, तो क्या एनडीए को आएंगी 400 सीटें, सर्वे में चौंकाने वाला रिजल्ट। बता दें, चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। इसके लिए बीजेपी समेत दूसरे दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। भले ही चुनावी शेड्यूल सामने नहीं आया है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर ओपिनियन पोल जरूर सामने आ रहे हैं। इसी बीच इंडिया टीवी सीएनएक्स ने अभी देश की जनता का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में यह जानने की कोशिश की गई कि अभी अगर चुनाव होने पर केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को कितने सीटें आ सकती हैं। क्या एनडीए गठबंधन 400 का आंकड़ा पार कर पाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको बता दें। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है। इसमें अकेले बीजेपी के लिए 370 सीटें पाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक देश में अभी लोकसभा चुनाव करवा दिए जाते हैं तो एनडीए गठबंधन को 400 से थोड़ी कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में एनडीए के खाते में 378 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस को 98 सीटें मिल सकती हैं। इसमें खास बात यह है कि ममता बनर्जी की टीएमसी शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था ओपिनियन पोल जो हमने आपको बताया है। लेकिन आपसे अगर हम ये सवाल पूछें कि अभी आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या एनडीए को 400 सीटें मिल पाएंगी, क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, अनुमान लगा के जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स का हरियाणा को लेकर ओपिनियन पोल बताते हैं, जहां हरियाणा की 10 सीटों पर किस पार्टी को मिल रही है जीत। दरअसल ओपिनियन पोल के जरिए हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की, यानी इंडिया टीवी सीएनएक्स ने। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। 10 के 10 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल की माने तो हरियाणा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। जी हाँ, साथ ही साथ आपको जम्मू कश्मीर की ओपिनियन पोल की बात करें, जहां पर ओपिनियन पोल में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आधी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बाकियों का पत्ता तक नहीं हिला। जी हाँ, ओपिनियन पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस, पीडीपी और डीपीएपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी का खाता इस चुनाव में खुलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सीबीआई लौटी खाली हाथ, शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने नहीं सौंपा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। सीबीआई की टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता में सीआईईडी के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई बुधवार यानी आज हो सकती है। दरअसल बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष इस मामले का जिक्र कर तत्काल सुनवाई की मांग मंगलवार को की थी। अगली खबर बता दें, योगी कैबिनेट में शामिल हुए ओपी राजभर इन 3 मंत्रियों को भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिला
दिलाई शपथ। जी हाँ, यूपी में 2022 में सरकार बनने के बाद मंगलवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। योगी सरकार में 4 नए मंत्रियों ने राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। इनमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा, अनिल कुमार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस नए मंत्रिमंडल विस्तार में 2 बीजेपी, 1 सुभाषपा और 1 रालोद कोटे का है। जी हाँ, तो वहीं आपको अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां शपथ के सामने दूसरी शपथ की भी खबर। योगी के मंत्रिमंडल विस्तार के सामने अखिलेश यादव ने भी दिलाई शपथ। जी हाँ, यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। ऐसे में मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बेरोजगार और पेपर लीक से प्रताड़ित युवाओं को शपथ दिलाई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए यह शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले बड़े ऐलान की तैयारी में कांग्रेस। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके ये बात कही युवाओं से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने चुनावी छत्रपों का ऐलान भी कर दिया है। जल्द ही उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्विटर का सहारा लेते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि कांग्रेस आज यानी बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाली है और उन्होंने इशारों में बता दिया कि ये ऐलान युवाओं से जुड़ा होगा। देखते दोस्तों क्या ऐलान होता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राजस्थान में भी जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। बालकनाथ समेत 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जी हाँ, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राजस्थान में कुल 24 मंत्री और विधायकों की संख्या के लिहाज से कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अभी 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के लगातार 4 दिल्ली दौरे और उसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र से हुई मुलाकात के बाद इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा यह जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को बरेली दंगे का मास्टरमाइंड माना। दोस्तों कर दिया तलब। जी हाँ, बरेली दंगे मामले में कोर्ट ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने 2010 में हुए दंगों के मामले में उस वक्त के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के समुचित कार्रवाई न करने पर अपने आप संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मंगलवार को समन जारी करते हुए मौलाना को 11 मार्च को तलब किया है। जी हाँ, ऐसे में ये टीवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।